नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों आप सभी के सामने मैं एक उत्तराखंड विषय से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं। और ये मेरा टॉपिक है यानी कि नदी तंत्र से जुड़ा हुआ। आप लोगों ने दोस्तों लगातार हम लोगों ने इस पर नदी तंत्र से मैं वीडियो आपके बीच अपलोड कर रहा हूँ और रोजाना 7:30 बजे मेरी यूट्यूब पर वीडियो आती है। तो आप सभी लोग जो हमसे नए जुड़ रहे हैं तो आप सभी लोग रोजाना 7:30 बजे उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़े और आगामी परीक्षाओं के लिए अपनी रणनीति को और भी मजबूत करें। इसके साथ साथ दोस्तों मैं 7:30 बजे जब भी आपके बीच आ रहा हूं तो मैं जनजाति की टॉपिक लेकर आ रहा हूं और साथ ही साथ उत्तराखंड के नदी तंत्र से ला रहा हूं और एक दिन मैं उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं उसे भी लेकर आ रहा हूं। तो आप लोग अगर नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ जितनी भी हमारी पिछली वीडियो आ चुकी है मेरी उन्हें आप अवश्य देखिएगा। आज का जो मेरा पार्ट होने वाला है ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों को समझ आएगा जिन्होंने मेरा अलकनंदा नदी का पार्ट 1 अवश्य देखा होगा, क्योंकि ये मैं अलकनंदा नदी का पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। हमारा आधा पार्ट छूट गया था तो आधा पार्ट मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच ला रहा हूँ। तो सभी लोग दोस्तों जो है पिछला वीडियो मेरा अवश्य देखेगा तो आपको इस वाले पार्ट में बहुत ही मज़ा आएगा। फिर बाकी शुरुआत कर देते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है आप सभी लोगों को बता दूं, अलकनंदा नदी। और ये है दोस्तों हमारा यानी कि पार्ट 2। इसमें मैं आपको बिल्कुल भी ये भी नहीं बताऊंगा कि अलकनंदा नदी किन किन जिलों से होकर बहती है, अलकनंदा नदी कितने जिलों में कैसे सीमा बनाती है। वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पहली वीडियो में डिटेल से आपको समझा चुका हूँ। मैं डायरेक्ट वहां पर जाऊंगा जहां पर मैंने अलकनंदा नदी के पार्ट 1 को छोड़ा था, उसके बाद में आगे इसमें बढ़ने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने कहां पर उसे छोड़ा था और वहीं से फिर मैं इसे डिटेल से शुरू करने वाला हूं दोस्तों। बस आप लोगों से एक ही विनती रहेगी, अपने सामने कॉपी पेन रखिए और मेरे साथ इस नदी को विस्तार से बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि अगर आप मेरे साथ इसे बनाते हैं तो दोस्तों और बेटर, क्योंकि जब आप मुझे देख रहे हो और साथ साथ में अपनी कलम चला रहे हो तो कम से कम 60% जो नदी तंत्र है वो आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा। बाकी दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं अलकनंदा नदी की बात करूं तो अलकनंदा नदी को दोस्तों हम लोगों ने जो लास्ट समय में छोड़ा था वो मैंने एक स्टेशन था और स्टेशन था विष्णुप्रयाग, अर्थात विष्णुप्रयाग में इस नदी को मैंने लास्ट स्टेशन में छोड़ा था। ये हमारा विष्णुप्रयाग है और उम्मीद करता हूं आपको याद होगा कि विष्णुप्रयाग में हमारी कौन सी नदी आकर मिली थी। तो विष्णुप्रयाग में दोस्तों विष्णुप्रयाग है, ये विष्णुप्रयाग। और अगर हम लोग विष्णुप्रयाग की बात करें तो यहां पर दोस्तों ये हमारी अलकनंदा नदी आ रही थी ऊपर से और पूरा तंत्र हम लोग इसका बनाते हुए आ रहे थे अलकनंदा नदी का। और मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जहां से नदी का उद्गम हुआ है वहां से विष्णुप्रयाग तक इस नदी को जाना जाता है किस नाम से, विष्णु गंगा के नाम से। ये चीजें हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। विष्णुप्रयाग में अगर मैं नदी की बात करूं तो दोस्तों हमें जाना पड़ेगा इसके लिए कहां पर, यानी कि हमारे पास एक पर्वत श्रृंखला आती है यहाँ पर, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर है नीति दर्रा और नीति दर्रे के पास है कुनलून की श्रेणियां। कौन सी है, कुनलून पर्वत श्रेणी। तो ये जो कुनलून पर्वत श्रेणी है यहीं पर आपको दिखाई देगा दोस्तों नीति दर्रा, जो हमारा चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। तो यहाँ पर हमारा नीति दर्रा याद रखेगा, नीति दर्रा। और इसी नीति दर्रे के दक्षिण में दोस्तों हमारा एक ताल है और ये ताल है हमारा देवल ताल। ये है हमारा देवल ताल और इसी देवल ताल से निकलती है हमारी नदी कौन सी, पश्चिमी धौलीगंगा। ये हो गया देवल ताल, आप लोग इसे मेरे साथ नोट करते रहे, देवल ताल। और इस देवल ताल से हमारी एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है पश्चिमी धौलीगंगा, जो आकर विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम बना लेती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हमारी हो गई पश्चिमी धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा। और ये जो पश्चिमी धौलीगंगा है 94 किलोमीटर का सफर तय करके यहां पर संगम बनाती है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी पश्चिमी धौलीगंगा है ये देवल ताल या फिर कुनलून श्रेणी या फिर नीति दर्रे से निकलती है और विष्णुप्रयाग में मिलती है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है इसकी अपनी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे हमारा इधर पर है हमारा नंदा देवी पर्वत, ये वाला, ये चमोली में पड़ता है नंदा देवी पर्वत। और इस नंदा देवी पर्वत के दक्षिण ढाल से दोस्तों एक नदी निकलती है और ये हमारी नदी है ऋषिगंगा। और ऋषिगंगा आकर मिल जाती है किसमें, अलकनंदा नदी में। तो ये हमारी कौन सी हो गई, ऋषिगंगा। तो ऋषिगंगा सहायक नदी है। ऋषिगंगा बहुत सारी है दोस्तों उत्तराखंड में, मैंने सब नदी तंत्रों में जहां जहां मिलती है उनको बताया। लेकिन ये ऋषिगंगा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी ये वाली ऋषिगंगा है। बस देखो मैं दोस्तों मग्न हो गया हूं अपने चित्र बनाने में, तो आप लोग मुझे सुनते रहें और बढ़िया सा फटाफट से अपना चित्र बनाते रहें।
तो ऋषिगंगा पर ही हमारा वो प्रोजेक्ट था दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं रेणी प्रोजेक्ट। यहाँ पर रेणी प्रोजेक्ट बन रहा था, और ये जो रेणी परियोजना थी, ये जो रेणी बांध यहाँ पर बन रहा था, ये दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए एक आपदा आई थी 7 फरवरी को, 7 फरवरी 2021 को। ये बहुत ही भयानक आपदा थी। यहाँ पर जो ये नंदा देवी पर्वत दिख रहा है ना, इसका ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया था और ऋषिगंगा में बहुत भयानक बाढ़ आ गई थी। आगे चलकर दोस्तों ये जहां पर दोनों नदियां मिलती हैं, ऋषिगंगा और ये हमारी पश्चिमी धौलीगंगा, ये मिलती है रेणी नामक स्थान पर। तो इधर पूरी जगह पर जो है तबाही मचाते हुए ये नदी आगे बढ़ी थी। तो ऋषिगंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पश्चिमी धौलीगंगा वाली, नंदा देवी पर्वत की दक्षिण ढाल से निकलती है, और इसी पर जो है आपदा भी आई थी 7 फरवरी 2021 वाली। इसके अलावा दोस्तों रेणी में दोनों ने संगम बना लिया। अब जब नदी आगे आती है तो आपको एक और नदी याद रखनी है, इसी में एक और नदी यहां पर आकर मिलती है, और ये जो नदी है दोस्तों, ये हमारी नदी आकर मिलती है कहां पर, यानी कि मलारी नामक स्थान पर। ये हमारा मलारी है, मलारी। और मलारी में कौन सी नदी मिलेगी, तो विरथी नदी आकर इसमें मिल जाती है। ये जो नदी है ये विरथी नदी है, वीरथी। तो विरथी नदी आकर कहां पर मिल गई, मलारी में। तो याद रखिएगा विरथी नदी भी अलकनंदा की सहायक नदी है, ऋषिगंगा भी अलकनंदा की है। ऋषिगंगा अलकनंदा, सॉरी पश्चिमी धौलीगंगा की बात कर रहा हूं। ऋषिगंगा पश्चिमी धौलीगंगा रेणी में मिल रही है, विरथी और पश्चिमी धौलीगंगा मलारी में मिल रही है। इसके अलावा इसकी और बहुत सारी सहायक नदियां, जैसे कामत नदी है, अमृत गंगा है और जयंती नदी है। मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले कामत नदी, तो कामत नदी भी अलग पश्चिमी धौलीगंगा की है। दूसरी है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछी गई है, अमृत गंगा। अमृत गंगा भी पश्चिमी धौलीगंगा की है। और तीसरी याद रखिएगा जयंती, जयंती भी हमारी पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है। तो ये दोस्तों मैंने इस समय तंत्र बनाया पश्चिमी धौलीगंगा का, जो लगभग 94 किलोमीटर अपना पूरा सफर तय करके आती है और सीधा विष्णुप्रयाग में आकर दोस्तों ये नदी मिल जाती है। तो सारी डिटेल से मैंने चीजें बनाई हैं, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। बाकी मैं अब यहाँ से नदी को बढ़ाने वाला हूँ आगे। यहां से जैसे ही नदी आगे बढ़ती है इस जगह से, यानी कि विष्णुप्रयाग से जब नदी आगे बढ़ेगी, तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगला जो स्टेशन इसमें आता है, अगला स्टेशन इसमें आ जाता है हमारा यहाँ पर, यानी कि जोशीमठ। तो नेक्स्ट स्टेशन हमारा हो गया जोशीमठ। नदी पहुंच गई है जोशीमठ में, ये हो गया हमारा यहाँ पर जोशीमठ। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके और आप लोग नोट्स बना सके। अगर जोशीमठ की बात करें तो जोशीमठ में दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर इस जगह पर हमारा एक कुंड है, और ये हमारा कुंड है हस्तकुंड। और इस कुंड से दोस्तों हमारी कुछ नदियां निकलती हैं, जैसे आपको याद रखनी है नरसिंह नदी, नरसिंह नदी। इसके अलावा दोस्तों जोशीमठ में एक और नदी मिलती है जो इसी दिशा से निकल कर आती है, ये हमारी नदी है दोस्तों दंड नदी। दंड नदी के अलावा एक और नदी यहां पर आकर मिलती है, और ये नदी है नमगंगा, नमगंगा। तो याद रखिएगा दोस्तों हमारे पास 3 नदियां, यानी कि जोशीमठ में आकर अलकनंदा नदी से मिलती हैं, और मैंने तीनों ही नदी आपको यहां पर बता दी है। यहां से फिर अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ेगी, अब थोड़ा सा याद रखिएगा, यहां पर कुछ स्टेशन आती हैं लगातार। देखिए जैसे जोशीमठ से नदी आगे बढ़ेगी, तो अब मैं आपको इस नदी पर बताता रहूंगा क्या क्या चीजें आएगी। तो आप लोग ये नोट कीजिएगा, ये पूछे जा सकते हैं कि अलकनंदा नदी के तट पर कौन कौन से स्थल है। जोशीमठ से जैसे ही आप लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको लगभग आपको आना पड़ेगा जोशीमठ से कितना, यानी कि 2 मील की दूरी पर। जब आप 2 मील आगे बढ़ेंगे इस अलकनंदा नदी पर, तो आपको यहां पर दिखाई देगा वृद्धबद्री। सबसे पहले क्या आएगा, वृद्धबद्री। तो वृद्धबद्री हमारा इसी नदी के तट पर है। फिर आप यहां से जब आप आगे आएंगे, तो लगभग आपको यहां से वृद्धबद्री से चलना पड़ेगा कम से कम 6 मील आगे, और 6 मील आगे आपको यहां पर मिलेगी कुमार चट्टी। तो कुमार चट्टी भी इसी जगह पर है, यानी कि चमोली जिले में और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये लगभग आपको कहां से, वृद्धबद्री से 6 मील आगे आने पर मिल जाएगी अलकनंदा नदी के साथ में। फिर आप जब यहां से आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हुए फिर आपको यहां पर एक आगे दिखाई देगा, यानी कि ध्यानबद्री। यहां पर आ जाएगा ध्यानबद्री। ये सब दोस्तों स्टेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है अलकनंदा नदी के साथ पास। और ये लगभग जब आप कुमार चट्टी से आगे आते हैं, तो लगभग 5 मील का सफर करके आप कहां पहुंचते हैं, ध्यानबद्री में पहुंचते हैं। अब ध्यानबद्री से फिर आगे हमारा एक और स्टेशन आता है, और ये हमारा स्टेशन है दोस्तों कल्पेश्वर। कौन सा है, कल्पेश्वर। अब हम लोग पहुंच गए कल्पेश्वर, और ये जो कल्पेश्वर है ये ज्यादा दूरी पर नहीं है, ये ध्यानबद्री से लगभग हमारा 1.5 मील की दूरी पर है। तो इस तरह से ये जो इंपॉर्टेंट स्टेशन मैंने आपको बताए, आप लोगों को दोस्तों ये याद होने चाहिए कि भाई किस नदी के साथ में है। तो आपको याद रखना वृद्धबद्री, जैसे जोशीमठ से आगे आएंगे
आपको वृद्धबद्री मिलेगा, आपको कुमारचट्टी मिलेगा, आपको ध्यानबद्री मिलेगा, आपको कल्पेश्वर मिलेगा। अब यहाँ से भी हमारी नदी फिर आगे बढ़ती है और जब आगे बढ़ेगी अब इसमें दोस्तों कुछ नदियाँ आकर मिल जाती है। जैसे हम लोग जब आगे जाते हैं तो इसमें यहाँ से पर जो है कुछ एक इंपॉर्टेंट नदी आएगी, जैसे पाताल नदी। ये हो गई पाताल नदी। पाताल नदी इसमें आकर मिल जाएगी, पाताल नदी। पाताल नदी के बाद दोस्तों इसमें फिर से एक और नदी आकर मिलती है। जब नदी आगे जाती है बिल्कुल कल्पेश्वर के आसपास निकट में मिलती है तो अगला स्टेशन फिर से आता है। तो पाताल नदी के आगे जाने पर दोस्तों अगला स्टेशन जो है वो गरुड़ गंगा का आता है, गरुड़ गंगा। तो इस तरह से हमारे पास ये दो नदी आकर मिल जाती हैं। यानी कि जैसे हम लोग कल्पेश्वर से आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले पाताल नदी आती, सॉरी पाताल गंगा मिलकर आ जाती है। पाताल नदी के बाद फिर से इसमें दूसरी नदी यहाँ पर गरुड़ गंगा आकर मिल जाती है। तो ये दोस्तों तंत्र यहाँ तक हमारा बन चुका है। बाकी इसके बाद में अगले स्लाइड, क्योंकि इसके बाद का हिस्सा पार्ट जो है हमारा यहाँ पर इसमें नहीं आने वाला है, तो मैं अब बढ़ने वाला हूँ इससे जस्ट आगे वाले पार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आप सारी चीजें समझ गए हैं। आप लोग इसे जो है नोट भी करिएगा दोस्तों। बाकी मैं बढ़ रहा हूँ यहाँ से आगे अगले स्लाइड पर। अब देखिए हम लोग पहुंचे थे कहाँ पर, यानी कि पाताल और रुद्र गंगा इसमें आकर मिल चुकी है। तो मैं इस तरह से यहाँ पर इस स्टेशन को बना रहा हूँ, ये वाला। तो यहाँ पर मैंने दो नदी आपको बताई थी। सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें पाताल गंगा आकर मिल जाती है, पाताल गंगा। पाताल गंगा के अलावा मैंने दूसरी नदी आपसे बताई, अगला स्टेशन था रुद्र गंगा का, रुद्र गंगा भी इसमें मिल जाती है। अब नदी यहाँ से फिर जब आगे बढ़ती है तो आपको ये याद रखना है, नदी जैसे ही आगे बढ़ेगी तो अगला इसमें फिर से एक स्टेशन आ जाता है और अब इसमें स्टेशन आ जाएगा हमारा अगला ये वाला यहाँ पर, और ये स्टेशन है विल्व केदार। मोस्ट इंपोर्टेंट, विल्व केदार। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दोस्तों इसे विल्व केदार कहा गया। और विल्व केदार में अलकनंदा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी यहाँ पर आकर मिलेगी और ये नदी हमारी कौन सी नदी होगी, ये होगी विरही गंगा। और विरही गंगा के लिए बाकायदा हमको जाना पड़ेगा पूरे चमोली में, पूरे इसके तंत्र को बनाने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पर यानी कि विल्व केदार में जो विरही गंगा, कुछ लोग विरही भी कहते हैं कि विरही में मिलती है, लेकिन इसका पौराणिक जो नाम है वो विल्व केदार है, विल्व केदार में आकर मिलती है। तो चलिए थोड़ा सा विरही गंगा का तंत्र देखकर आते हैं। विरही गंगा को तंत्र अगर हम देखें तो जाना पड़ेगा दोस्तों हमको यहाँ पर त्रिशूल पर्वत में। ये हमारा यहाँ पर त्रिशूल पर्वत है और आप सभी को मालूम है कि त्रिशूल पर्वत भी चमोली जिले में स्थित है। ये हो गया त्रिशूल पर्वत। इसी त्रिशूल पर्वत के बिल्कुल दक्षिण में आपको एक बुग्याल मिलेगा यहाँ पर, ये वाला, और इस बुग्याल का नाम है दोस्तों सिंगी बुग्याल। ये हो गया सिंगी बुग्याल। और इस सिंगी बुग्याल के जस्ट दक्षिण में आपको यहाँ पर एक और मिलेगा, इस जगह पर पहाड़ इस प्रकार से, ये वाला। और ये जो पहाड़ है ये हमारा नंदाकोट पर्वत है, नंदाकोट। ये दो पर्वत अभी दिखाई देंगे, तो नंदाकोट पर्वत यहाँ पर है। और इसी नंदाकोट में खास बात आपको याद रखनी है दोस्तों, इस जगह पर यहाँ पर एक गांव है इस नंदाकोट पर्वत के बाद इस जगह पर, और ये गांव होगा दोस्तों दुर्मी गांव। क्या गांव होगा? दुर्मी गांव। ये हमारा दुर्मी गांव हो गया। इसके बाद आपको एक गांव दिखाई देगा यहाँ पर, ये गांव हो गया दोस्तों हमारा गौना गांव। ये इधर गौना गांव हो गया, दुर्मी गांव, गौना गांव। और यहां पर दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है, एक यहां पर आपको ताल दिखाई देगा, गुडियार ताल, इस जगह पर ये आपको दिखाई देगा गुडियार ताल। और इस गुडियार ताल, सभी मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, आप नोट करना। देखो सिंगी बुग्याल, गुडियार ताल, ये जो दुर्मी गांव है ये गौना गांव है, और इन्हीं के बीचों बीच से निकलती थी हमारी इस क्षेत्र से हमारी कौन सी नदी, यानी कि विरही गंगा। और विरही गंगा आकर सीधा मिल जाती थी कहां पर? विल्व केदार में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें याद रखने वाली है जो परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है। जैसे आप लोगों से यहाँ पर जो परीक्षा में पूछा गया है कि जो विरही गंगा है, विरही गंगा में दोस्तों ताल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे गौना झील पूछी जाती है, दुर्मी ताल पूछा जाता है। तो ये जो गौना झील है और दुर्मी ताल है, इसका जो इतिहास है उसे एग्जाम में कई बार पूछा है। जैसे गौना झील कब बनी, गौना झील कब टूटी, गौना झील बनने के बाद कितने वर्षों तक बनी रही, ये सारी चीजें यहाँ से बनती है। और मैं थोड़ा सा इसी को आपके बीच समझाना चाहूंगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, पहले दोस्तों इस पर्वत से ये नदी बिल्कुल आती थी और सीधा आकर विल्व केदार में मिला करती थी। बाकी ये पूरी घाटी है, विरही घाटी, और इधर भी बहुत सारे गांव बने हुए। परंतु दोस्तों एक घटना हो जाती है, और ये जो घटना होती है ये हमारे पास घटना का टाइम पीरियड है 1893 का। आप याद रखिएगा कि 1893 में जो ये पहाड़ था नंदाकोट, इस पर्वत पर भूस्खलन हुआ और इसका एक हिस्सा टूटकर जो है इस जगह पर आगे आकर यहाँ पर अवरोधक के रूप में बन गया। इस जगह पर ये यहाँ पर इस प्रकार से टूट कर आ गया।
जब टूट कर आया तो हमारी जो विरही नदी थी, इस विरही नदी का जो मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया और ये इतना पानी जो है लगातार यहीं पर भरता गया। और देखते ही देखते दोस्तों 1 साल के अंदर यहाँ पर क्या बन गया, एक ताल निर्मित हो गया इस जगह पर, ये वाला, ये बन गया ताल। अब जब ये ताल बना तो जो इसके आसपास का जैसे गांव, यहाँ पर दुर्मी गांव था तो ये लोग बोलते थे इसको दुर्मी ताल, और जो यहाँ पर ये गोना गांव था ये लोग बोलते थे इसको गोना ताल। तो इस तरह से इस ताल का इतिहास शुरू हुआ। 1893 में भूस्खलन के कारण 1893 में इस ताल की निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई और 1894 तक ये बनता रहा। अंग्रेजों ने दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अंग्रेज लोग अब सबक सीख चुके थे, क्योंकि इससे जस्ट पहले 1880 का भूस्खलन वो झेल चुके थे, और ये भूस्खलन था दोस्तों नैनीताल का भूस्खलन। और इस समय कमिश्नर थे हेनरी रैमजे साहब। तो हेनरी रैमजे साहब ने हिल सेफ्टी कमेटी का गठन किया था कि भाई जितने भी पर्वत हैं उनको देखा जाए, कहीं टूट फूट ना हो, भूस्खलन ना हो। तो उसके बाद तुरंत जब ये ताल हुआ, ये पर्वत स्लाइड हुआ, तो अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना सिस्टम बैठा दिया और शोध करना शुरू कर दिया कि ताल कहीं खतरे के उसमें तो नहीं है। तो दोस्तों इन्होंने जब शोध किया तो इन्होंने कहा कि 1 वर्ष के अंतराल में ये ताल टूट सकता है, और इन्होंने सारे जगह पर यहाँ पर पूरी डाक और तार व्यवस्था बिछा दी कि अगर ताल टूटे तो सब लोगों को सूचित किया जाए। और दोस्तों हुआ भी ऐसा ही कि ये जो हमारा ताल था, ये ताल 1894 में, मात्र 1 वर्ष के अंदर, देखो बना कब 1893 में, और 1894 में जो ये ताल था ये टूट गया। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश किस्मत अच्छे रहे कि अंग्रेजों का सिस्टम बड़ा अच्छा था, इन्होंने सबको इस पूरी घाटी में अवेयर करवा दिया था पहले ही, और सबको बचा लिया गया था। लेकिन नुकसान हुआ परंतु जान का नुकसान नहीं हुआ। तो ये ताल का था पहला इतिहास। 93 में बना, 94 में टूटा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आज़ाद हुए, ये ताल फिर से यहाँ पर बना रहा, और दोबारा से ये भयानक तरीके से फिर से आज़ादी के बाद टूटा, और ये ताल टूटा था 1970 में। 1970 में ये आज़ादी के बाद ताल टूटा था। और इस दौरान दोस्तों ये घाटी, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था, पूरी घाटी जनसंख्या से भर गई थी, और इस दौरान इस विरही घाटी में बहुत सारा नुकसान देखने को मिला। मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही देखने को मिली दोस्तों। और ये हम लोगों ने अंग्रेजों से सीख भी नहीं सीखी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो दुर्मी ताल था 1893 में पहली बार भूस्खलन में बना, 94 में पहली बार टूटा, फिर 1970 में टूटा। अब यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यूकेपीएससी ने पूछा था, इन्होंने पूछा था कि दुर्मी ताल बनने के बाद कितने सालों तक अस्तित्व में रहा। तो आप लोग देखिए 93 में बना, 70 में टूटा, तो ये लगभग जो है 77 वर्षों तक। तो याद रखिएगा इसका जो, क्योंकि दोबारा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो 77 सालों तक ये अपने अस्तित्व में बना रहा, और बाद में ये फिलहाल टूट गया था। तो ये मैंने जानकारी दी आपको, यानी कि इस नदी की, जिस नदी का नाम है हमारी विरही गंगा। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने यहाँ पर गुडियार ताल बनाया है, इस गुडियार ताल से एक नदी आती है, इसी का नाम है गुडियार नदी। तो गुडियार नदी भी अगर कभी पूछे किसकी सहायक नदी है, तो गुडियार नदी हमारी सहायक नदी है, किसकी, यानी कि विरही गंगा की। तो यहाँ तक मैंने बनाया इस समय विरही गंगा का तंत्र, और उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी अब मैं यहाँ से बढ़ने वाला हूँ दोस्तों आगे। ये मैंने इस समय विरही गंगा का सिस्टम बताया। अब विरही गंगा के बाद क्या होता है, जब नदी फिर से आगे बढ़ती है, अलकनंदा नदी, और आगे बढ़ते हुए अब विरही गंगा से कुछ दूरी पर हमारा अब मुख्य शहर आता है। और यहाँ पर दोस्तों जो चमोली जिले का सबसे प्रमुख शहर है, मुख्यालय है चमोली, लगभग 7 मील दूरी पर हमारा आ जाता है चमोली। तो अब आ जाएगा चमोली इसी नदी के तट पर, अलकनंदा नदी के तट पर। चमोली के बाद हमारी फिर से नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते हुए अब अगला जो स्टेशन आता है ये दोस्तों यहाँ पर आ जाता है नंदप्रयाग। अब हम लोग पहुँच गए कहाँ पर, नंदप्रयाग में। तो इस तरह से विरही गंगा के बाद चमोली के पश्चात हमारा सबसे पहला जो पंच प्रयागों में सगला प्रयाग, पहला तो हम देख चुके हैं विष्णु प्रयाग, अब दूसरा प्रयाग आ गया है सोन प्रयाग। और अगर हम सोन प्रयाग कह रहा हूँ, नंद प्रयाग, और इस नंद प्रयाग में दोस्तों नंदाकिनी नदी आती है, और इसके लिए हमको जाना पड़ेगा, यहाँ पर चमोली में एक पर्वत है नंदा घुघुटी पर्वत, यहाँ पर है नंदा, ये हमारा नंदा घुघुटी पर्वत है। और इस नंदा घुघुटी पर्वत की गोद में हमारे पास दोस्तों यहाँ पर रूपकुंड ताल है ना, जिसे रहस्यमय ताल भी कहते हैं, ये वाला, ये है रूपकुंड ताल। और इसी रूपकुंड ताल से हमारी नदी आती है लगभग 57 किलोमीटर का सफर तय करके, और ये नदी हमारी है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी ये वही नदी है दोस्तों जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। आपने क्वेश्चन देखा होगा, इसका जल जो है देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, तो ये भी कुछ याद रखिएगा, देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। बाकी दोस्तों जो हमारी एक नदी है काली नदी, उसको अपवित्र नदी कहा गया है, परंतु देवताओं को किस नदी का जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो वो हमारी नंदाकिनी नदी का नहीं चढ़ाया जाता है। तो हम लोग पहुंच गए नंद प्रयाग में। पंच प्रयागों में से दूसरा स्टेशन, पहला विष्णु प्रयाग था, दूसरा नंद प्रयाग।
नंदप्रयाग से नदी फिर आगे बढ़ती है और दोस्तों नदी जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते हुए अब अगला हमारे पास जो स्टेशन आता है वो हमारे पास आ जाता है कर्णप्रयाग। ये हमारा यहाँ पर आ गया है कर्णप्रयाग और ये अभी हम लोग चमोली में ही चल रहे हैं, ये सारे प्रयाग चमोली में ही है दोस्तों। लेकिन कर्णप्रयाग में इसकी एक सहायक नदी आती है कर्णगंगा या फिर आप लोग कह सकते हैं पिंडर नदी। और ये जो कर्णगंगा है या फिर पिंडर नदी है, अगर हम इसके उद्गम के लिए जाए तो हमको बाकायदा जाना पड़ेगा एक ग्लेशियर में और ये ग्लेशियर आपको मिलेगा दोस्तों कहाँ पर, यानी कि बागेश्वर में। ये वैसे 3 जिलों में हमारा फैला हुआ ग्लेशियर है ये वाला, और इस ग्लेशियर का नाम है दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर। ये है पिंडारी ग्लेशियर और ये जो पिंडारी ग्लेशियर है इसी ग्लेशियर से हमारी नदी निकलती है पिंडर गंगा और ये हमारी पिंडर नदी हो गई। मैं इससे पहले यहाँ पर मिला देता हूँ, बाकी इसका मैं चीज़ें आपको बताता रहूँगा। ये हमारी नदी है पिंडर नदी या आप लोग इसे कह सकते हैं कर्ण गंगा, पिंडर या कर्ण गंगा, ये हो गए पिंडर या कर्ण गंगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो पिंडारी ग्लेशियर है, देखो दोस्तों इसको पिंडारी ग्लेशियर इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो पिंडारी ग्लेशियर है असल में इस पिंडारी ग्लेशियर में यहाँ पर जो हमारा एक कबीला था पिंडारी कबीला, ये भैंस चरवाक माना जाता है। तो इसी पिंडारी कबीला जो था यहाँ पर भैंस चराते थे तो उनके नाम पर इसे पिंडारी ग्लेशियर कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन दोस्तों इसी ग्लेशियर से पिंडारी नदी भी निकलती है और आगे चलकर दोस्तों यहीं पर आपको याद रखना है एक हमारा दूसरा ग्लेशियर है और ये ग्लेशियर है शंभू ग्लेशियर। ये आजकल बड़ा सुर्खियों में है शंभू ग्लेशियर। और इस शंभू ग्लेशियर से ये भी बागेश्वर में, यहाँ से एक नदी आती है हमारी और ये नदी है शंभू नदी। तो सबसे पहले शंभू नदी आती है और शंभू नदी दोस्तों इसमें आकर मिल जाती है पिंडर नदी। इसके बाद अगर मैं और आगे बताऊं तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक यहाँ पर कुफनी ताल, ये है कुफनी ताल, बागेश्वर में है दोस्तों कुफनी ताल, ये वाला कुफनी ताल मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस कुफनी ताल से हमारी एक और नदी आती है, ये भी पिंडर की सहायक नदी है और इसका नाम है दोस्तों कुफनी नदी। तो कुफनी नदी भी इसमें आकर मिल जाती है और कुफनी नदी पिंडर में मिल जाती है। इसके अलावा जो पिंडर नदी की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है वो हमारी निकलती है इस पठार से। ये दूधातोली का पठार है जिसमें आधा पार्ट नीचे दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में है, इधर का पार्ट चमोली में है और इधर के ऊपर से इस दूधातोली के पठार से हमारी एक नदी निकलती है और ये नदी है आटाघाट। तो ये हमारा दूधातोली का पठार हो गया और इस दूधातोली के पठार से निकलती है आटाघाट और आटाघाट सीधा आगे बढ़ते हुए ये भी हमारी पिंडर नदी में मिल जाती है। तो ये हो गई हमारी आटाघाट। तो आटाघाट सबसे प्रमुख सहायक नदी एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा याद रखिएगा जो हमारा एक प्राचीन या आप लोग कह सकते हैं ऐतिहासिक स्थल है और ये ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़, तो जो चांदपुरगढ़ है ये गढ़ भी दोस्तों हमारा आटाघाट के बिल्कुल तट पर बना हुआ है। भाईचंद राजवंश से जुड़ा हुआ बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है चांदपुरगढ़। तो ये भी इसी नदी के साथ है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आना भी चाहिए। आप लोग बस मेरे साथ इसको बनाते रहिए और इसे पूरी तरीके से अपने नोटबद्ध तरीके से अपने नोट्स बनाते रहिए। अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको 60% याद हो जाएगी। अगर आप अभी देख भी रहेंगे, वो भी कई लोग ऐसा भी होते हैं जो देखते हैं पहले, फिर देखने के बाद जो है तंत्र को दोबारा से बनाते हैं, वो समझते हैं पहले फिर बनाते हैं। तो जैसा भी आप पैटर्न कीजिए, दोनों पैटर्न बेटर है। और बाकी तंत्र मैं पूरा डिटेल से बना रहा हूँ सारी चीज़ें, ये पार्ट 2 है, याद रखेगा। बाकी मैं बढ़ता हूँ आगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया पिंडारी यानी कि पिंडर नदी का तंत्र भी कर्णप्रयाग में आकर ये मिल गया। अब इसके बाद दोस्तों जो नदी है, अब हमारी नदी इस प्रकार से आगे बढ़ती है और अलकनंदा नदी यहाँ से आगे बढ़ते हुए सीधा अब ये दूसरे जिले में प्रवेश कर जाएगी और दूसरे जिले में अब ये पहुँचेगी कहाँ पर, रुद्रप्रयाग। तो यहाँ तक का हमारा जो तंत्र था वो अभी तक पूरा के पूरा तंत्र था चमोली में। हमारे पास 3 प्रयाग, देखो एक हमारे पास कौन सा प्रयाग है, कर्णप्रयाग, दूसरा हमारे पास कौन सा है, नंदप्रयाग, और जो सबसे पहला क्रम आता है विष्णुप्रयाग, तीसरा। तो 1 2 3 प्रयाग आते चमोली में। और अब हम लोग पहुंच गए दोस्तों रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग में मोस्ट इंपोर्टेंट नदी आती है इस अलकनंदा के सहायक नदी। याद रखिएगा ये दोस्तों अलकनंदा है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अलकनंदा। अब यहाँ पर रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से इसकी एक और प्रमुख सहायक नदी आती है। ये पहली, देखो सारी नदियां मैंने किधर से बनाई है, जो बाएं हाथ से आ रहे हैं, लेकिन ये नदी इससे आती है दाहिने हाथ से। तो आपको याद रखना है। अब हम जा रहे हैं किसके लिए, अब हम जा रहे हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग से केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी के लिए। मंदाकिनी का भी एक अपना पूरा तंत्र आता है और उस पूरे तंत्र को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए मेरे साथ और घूम कर आते हैं पूरा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में सबसे पहले जाएंगे दोस्तों हम लोग कहाँ पर, केदारनाथ ग्लेशियर। ये हमारा यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा ग्लेशियर है और केदारनाथ ग्लेशियर है ये वाला,
नाथ ग्लेशियर। और इसी केदारनाथ ग्लेशियर के पार्ट में नीचे बना हुआ है दोस्तों हमारा चौराबाड़ी ग्लेशियर। ये हो गया चौराबाड़ी ग्लेशियर। और इस चौराबाड़ी ग्लेशियर में आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा एक ताल है, और जो इसी नाम से जो ताल टूट भी गया था 2013 में, आपदा के लिए यही जिम्मेदार था, इसी को कहा जाता है चौराबाड़ी ताल। ये हो गया चौराबाड़ी ताल। और इसी चौराबाड़ी ताल में दोस्तों गांधी की अस्थियां डाली गई थी, तो इसे गांधी सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गांधी सरोवर या फिर गांधी सागर, गांधी सरोवर, इसी को जाना जाता है। गांधी की अस्थियां यहाँ पर डाली गई थी और इसी जगह से निकलती है हमारी नदी, और ये नदी है दोस्तों हमारी मंदाकिनी नदी। अब देखिए जो हमारी मंदाकिनी नदी है, इसका थोड़ा सा इतिहास इधर देखना है। मंदाकिनी नदी की अगर मैं बात करूं तो मंदाकिनी नदी सबसे पहले दोस्तों जब बहकर आती है चौराबाड़ी ताल से, तो ये दोस्तों स्पर्श करके आती है हमारे यानी कि यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध धाम अर्थात केदारनाथ धाम को। तो केदारनाथ धाम के तट से बहते हुए जब नदी आगे आती है तो सबसे पहले केदारनाथ के आसपास इसमें दो नदियां आकर मिल जाती हैं, एक इस दिशा से और एक इस दिशा से। ये जो इधर वाली नदी है इसे दोस्तों दूध गंगा कहा जाता है, दूध गंगा। तो दूध गंगा एक सहायक नदी है मंदाकिनी की, और जो इधर से आ रही है ये इसे कहा जाता है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी दूसरी आ गई। एक सरस्वती नदी अलकनंदा में मैं पहले केशव प्रयाग में मिला चुका हूँ, और एक सरस्वती नदी हमारी पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कहाँ पर मिल रही है, केदारनाथ के पास भी मिल रही है। तो दूध गंगा और सरस्वती नदी भी मंदाकिनी की सहायक नदियाँ हैं। बाकी जब नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर केदारनाथ के आसपास 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर कुछ दोस्तों कुंड बने हुए हैं इधर। अब आपको थोड़े से कुंड याद रखने हैं, जिनमें से आप लोगों को याद रखने हैं, यहाँ पर कुछ कुंड है 2 3 4, और मैं इनके नाम लिख रहा हूँ, बस आप लोग इन्हें याद कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है अमृत कुंड। अमृत कुंड केदारनाथ में है, अमृत कुंड। अमृत कुंड के अलावा दूसरा आप रखेंगे याद ईशान कुंड, ईशान कुंड। ईशान कुंड के अलावा हंस कुंड, और अगला याद रखेंगे मजनू कुंड। अमृत कुंड, ईशान कुंड, हंस कुंड, उदय कुंड, मजनू कह रहा हूं, ये मैंने उससे याद किए थे ना, गड़बड़ हो गया था दोस्तों। उदय कुंड है असल में, क्षमा चाहता हूं, मैंने याद किए थे वो जो कैरेक्टर थे, एक मजनू भाई था एक उदय भाई था, तो मुझे लगा यहाँ पर आ जाएगा मजनू कुंड, लेकिन ये उदय कुंड था। भाई अपने अपने तरीके होते हैं ना याद करने के लिए। अब मैंने इनको इस तरीके से याद किए थे। अब जैसे मैंने ये वाला याद किया, देखो ईशान कुंड, तो ईशान किशन क्रिकेटर है तो मैंने उस वजह से याद किया था। और ये जो है ये मैंने मजनू और जो उदय थे, 2 कैरेक्टर अनिल कपूर और वो वाले, तो वो थे, तो मुझे मजनू याद आया, लेकिन याद रखिएगा उदय कुंड। तो अमृत कुंड, ईशान कुंड, हंस कुंड और उदय कुंड, ये सारे के सारे केदारनाथ के पास बिल्कुल मंदाकिनी नदी के तट पर है और रुद्रप्रयाग जिले में। बाकी दोस्तों नदी यहाँ से आगे बढ़ेगी, और जब नदी आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते हुए अब इसमें सबसे पहला, अब यहाँ पर आप नदी पहुंच जाती है नीचे अगले कुंड पर, और अगला कुंड हमारे पास यहाँ पर है दोस्तों ये वाला, और ये हमारा गौरी कुंड। ये एग्जाम में भी आ चुका है गौरी कुंड, और क्वेश्चन बनता है कि किस जगह से जो है केदारनाथ की पैदल यात्रा होती है, तो इसी गौरी कुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा होती है। गौरी कुंड से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी के आसपास जब नदी आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते हुए अब अगला स्टेशन आता है इसमें सोनप्रयाग। यहाँ पर आता है दोस्तों सोनप्रयाग, ये है हमारा सोनप्रयाग। और इस सोन, अब थोड़ा सा मैं इधर टाइट सा खिचड़ी सी बन गई है, तो बस आप लोग इसे एडजस्ट करके लिखते रहिए। ये हमारा सोनप्रयाग हो गया। और सोनप्रयाग में दोस्तों इसकी एक प्रमुख सहायक नदी आती है, और ये आएगी हमारी इधर से वासुकी ताल से। ये वासुकी ताल है हमारा यहाँ पर, वासुकी ताल। और इस वासुकी ताल से दोस्तों इसकी सहायक नदी जो आती है, जो सीधा सोनप्रयाग में मिलेगी, इसे पहले तो याद रखिएगा काली गंगा कहा जाता है, काली गंगा। और दूसरा इसका नाम है वासुकी नदी, वासुकी नदी। तो काली गंगा या फिर वासुकी नदी याद रखिएगा, सोनप्रयाग में मिल जाती है। बाकी सोनप्रयाग में मिलने के बाद फिर हमारी जो मंदाकिनी नदी है वो आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते हुए अगले स्टेशन में पहुंचती है, और अगला स्टेशन हमारा यहाँ पर आता है दोस्तों कालीमठ। ये हो गया कालीमठ, कालीमठ। कालीमठ में आती है इसकी सहायक नदी मधुगंगा, और ये आती है मध्य महेश्वर पहाड़ियों से। यहाँ पर ये आगे मधुगंगा, मधुगंगा। और मधुगंगा याद रखिएगा यहाँ पर मध्य महेश्वर की पहाड़ियाँ है, मध्य महेश्वर। तो मध्य महेश्वर से हमारी नदी आगे मधुगंगा और कालीमठ में मिल गई। इसके बाद फिर हमारी जो है ये नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते हुए दोस्तों एक और स्टेशन हमारे पास आएगा गुप्त काशी। यहाँ पर ये वाला हो गया गुप्त काशी।
गुप्त काशी। और गुप्त काशी में कौन सी नदी आकर मिल जाएगी? इस दिशा से। गुप्तेश्वर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहां पर जाकर पहुंचे और अंत में हमारी ये नदी सीधा जो मंदाकिनी नदी है वो आकर कहां पर मिल जाएगी? मंदाकिनी। और अंत में हमारी नदी आकर मिल गई रुद्रप्रयाग। तो इस तरह से अलकनंदा का रुद्रप्रयाग में संगम होता है हमारी किस नदी के साथ? यानी कि मंदाकिनी के साथ। ये पूरा की पूरा मंदाकिनी नदी का तंत्र बनकर आया। और इसके बाद दोस्तों नदी फिर यहाँ से आगे बढ़ती है और आखिरी स्टेशन आप सभी को मालूम है, जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। यहाँ से जब नदी आगे जाती है तो इधर से हमारी ऊपर से आती है एक नदी, कौन सी? अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, ये जो नदी आ रही है, ये नदी आ रही है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। और ये इधर से आ रही है हमारी अलकनंदा नदी, भागीरथी अलकनंदा। और जो हमारा संगम यहाँ पर होने वाला है, ये संगम होने वाला है देवप्रयाग। तो दोनों नदियाँ दोस्तों हमारी देवप्रयाग में मिलती हैं, भागीरथी अलकनंदा नदी, ये हो गया देवप्रयाग, देवप्रयाग। और इस देवप्रयाग से, ये आखिरी पंच प्रयागों में से सबसे दक्षिण में है। हमने सबसे पहले देखा यहाँ पर दोस्तों विष्णु प्रयाग, फिर हमने देखा नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और पांचवा था देव प्रयाग। ये आता है दोस्तों हमारा टिहरी में। और यहाँ से नीचे जो हमारी नदी जाती है अब ये कहलाती है गंगा। तो इस प्रकार से भागीरथी और इसके मिलने से गंगा बन जाती है। तो ये मैंने दोस्तों आपको इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तंत्र था, यानी कि पार्ट 2 किसका? हमारी अलकनंदा नदी का, मैंने पूरा डिटेल से उसके बाद ये आगे पूरा बताया आपको। और इससे मैंने 2 पार्ट में यहाँ पर लाया। पहला हमारा यहाँ तक का बना और दूसरा मैंने यहाँ पर इसकी जो सारी सहायक नदियाँ थी इनको बनाया। बाकी दोस्तों यदि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा है, हाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिन्होंने अभी पहली बार ये नदी देखी वो जाकर पहले पार्ट पहला भी देख ले, तभी उनको मजा आएगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा प्रयास तो प्लीज़ आपसे बस एक ही विनती करता हूं कि वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी अवश्य दीजिएगा। अगर प्रयास अच्छा लग रहा है तो अपना मोटिव जो भी चीज़ें हैं वो मुझे लिखकर अवश्य भेजिएगा। इससे मैं मोटिव होऊंगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक लाता रहूँगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मिलूंगा कल 7:30 बजे इसी समय। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।